हाँ तो भाई क्या हाल है आप सभी के? सभी अच्छे? चलो, तो जैसा कि आपको पता है, कल हमने अपने चैप्टर नंबर 16 पाचन एवं अवशोषण को कंप्लीट कर लिया था, है ना। अर्थात जूलॉजी के पहले चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज जो हम बात करेंगे वो दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उस चैप्टर का नाम है श्वसन एवं गैसों का विनिमय, ठीक है। श्वसन एवं गैसों का विनिमय, तो ये है हमारा चैप्टर 17, श्वसन एवं गैसों का विनिमय, ठीक है भाई। देखिए, तो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि आखिर हम श्वास क्रिया को कैसे करते हैं, कौन कौन से अंग हमारे ऐसे होते हैं जो श्वसन क्रिया में हमारी सहायता करते हैं, और किस माध्यम से हम O2 को अंदर और कैसे CO2 को बाहर निकालते हैं, ठीक है। एक होता है गैसों का विनिमय। गैस मतलब वो कहता है कि जो ऑक्सीजन है वो आपने अंदर ली, अब अंदर वो कहाँ कहाँ किस प्रकार प्रवाहित होती है, ठीक है, और कैसे वो CO2 में बदलकर वापस CO2 हम बाहर निकालेंगे। मतलब एक्सचेंज होना O2 और CO2 का। O2 हमने ली और CO2 बाहर निकाली, तो ये एक्सचेंज ही तो है गैसों का। समझ में आ गई मेरी बात? तो इस पूरे चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 17, जो कि हमारी जूलॉजी का सेकंड पार्ट है, या मैं कहूँ हमारी दूसरी एक जैविक क्रिया है, ठीक है। ये हमारी जैविक क्रियाएं होती हैं, पाचन, श्वसन, परिसंचरण, ये सारी चीजें, है ना, उत्सर्जन वगैरह। तो आइए हम इस पूरे चैप्टर में डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस प्रकार हम श्वसन प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक हर चीज को नोट करते हुए और समझते हुए चलना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर श्वसन होता क्या है। तो पहले आप हेडिंग लगाइए श्वसन, ठीक है। परिभाषा मतलब तो लिखो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से CO2 व ऊर्जा का बनना श्वसन कहलाता है। O6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 38 ATP, ठीक है। नोट कीजिए समीकरण को आप। उतारो पहले, फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उतार लिया। अब सुनो, देखो भाई, कि जो श्वसन होता है हम उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार लिखते हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि यार ये श्वसन की परिभाषा तो नहीं है ना। ऐसा लगता है ना, इसमें ग्लूकोज, ये ऑक्सीकरण, CO2, ये ऊर्जा, ये क्या सिस्टम है, ये क्या होता है श्वसन। अरे श्वसन तो वो होता है ऑक्सीजन को अंदर लिया, CO2 को बाहर निकाला, ठीक है भाई। तो सुनिए मेरी एक बात समझो, श्वसन जनरली वही होता है
जिसमें हम O2 अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। लेकिन रेस्पायरेशन की जो ऑथेंटिक डेफिनेशन होती है, परिभाषा जो होती है, वो यही होती है। एक बात मेरी अब ध्यान समझो कि जब आप श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, लेकिन अंदर से आप क्या बाहर निकालते हैं? CO2। क्या निकालते हैं? CO2। समझ में आ रही बात? क्या लिया आपने? O2, लेकिन अंदर से आपने क्या निकाला? CO2। तो बात ये आती है कि भाई आखिर ये CO2 हमारी बॉडी के अंदर कैसे बनी? यदि आप CO2 बाहर नहीं निकालेंगे तो आप बताइए आपका जो श्वसन प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तो हमें CO2 के निर्माण करने को ही हम क्या बोलेंगे? रेस्पायरेशन बोलेंगे, है ना। तो उसी के लिए परिभाषा बताई है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। अब ये वही ग्लूकोज है जिसको आपने लास्ट लेक्चर में पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट से बदला था, और ये जो ग्लूकोज था वो स्वांगीकरण के माध्यम से आपकी कोशिका तक पहुंच गया था, और कोशिका के पहुंच गया है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का अंगक होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो ग्लूकोज था जो आपने पाचन तंत्र के माध्यम से बनाया था, वह ग्लूकोज जब कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है, और उस माइटोकॉन्ड्रिया के पास जब आपकी ऑक्सीजन आती है, वही ऑक्सीजन जिसको आपने बाहर से अंदर लिया था, तो वह ऑक्सीजन उस ग्लूकोज से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण करती है। और ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम बाहर रिलीज करते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसको हम बोलते हैं हमारा क्या? श्वसन। नहीं आई बात समझ में? तो श्वसन की परिभाषा आपको याद रह जाएगी कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से CO2 और ऊर्जा का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ये उसका एक समीकरण है। समीकरण आप जरूर याद रखना, ठीक है। C6H12O6 मतलब ये ग्लूकोज है, इसकी क्रिया हम ऑक्सीजन से करा रहे हैं, तो ये क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और ऊर्जा बनाता है। और ये वही ऊर्जा है जिसको हम अपने दैनिक जीवन के कार्य करने के लिए काम में लेते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया कहाँ पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपको मैं बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह या ऊर्जा घर। जानते नहीं जाना जाता उसको। क्यों भाई? क्योंकि इस माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा क्या बन रही है? अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा बन रही है ना। तो इसीलिए इसको हम ऊर्जा घर बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए। तो ये तो हुई श्वसन की परिभाषा। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की। श्वसन का प्रकार तो लिखो इसमें, ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 आंतरिक श्वसन, नंबर 2 बाह्य श्वसन। अच्छा, आंतरिक श्वसन को मैं कोशिकीय श्वसन और बोलेंगे इसको ना, सेलुलर रेस्पायरेशन। क्या बोलेंगे इसको? सेलुलर रेस्पायरेशन। तो ये नोट कीजिए पहले आप। ये 2 प्रकार का होता है। एक तो हम आंतरिक श्वसन इसको बोलते हैं और कोशिकीय श्वसन इसको बोलते हैं, और दूसरा है बाह्य श्वसन। ठीक है, नोट कर लिया आपने? सुनिए अब, तो पहली हेडिंग लगा लीजिए, फर्स्ट है कोशिकीय
श्वसन। हेडिंग लगा ली, इसमें लिखो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिका के अंदर होता है, जिसमें CO2 व ऊर्जा बनती है, अतः इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। नोट करो परिभाषा, फिर मैं इसको समझाऊंगा आपको। सेकंड है बाह्य श्वसन। इसमें वायुमंडल से O2 ली जाती है तथा CO2 वायुमंडल में बाहर निकाली जाती है। इसे संवातन या सांस लेना, ब्रीथिंग कहते हैं। नोट कीजिए, फिर मैं आप इसको समझाऊंगा। आराम से पहले नोट कीजिए इनको ना। दो प्रकार का श्वसन था, जिसको हम कोशिकीय श्वसन बोलते हैं, और एक होता है बाह्य श्वसन। तो कोशिकीय श्वसन की ये डेफिनेशन और बाह्य श्वसन की ये, ठीक है। पहले आप दोनों को नोट कीजिए ढंग से, फिर मैं इसके बारे में बात बताऊंगा आपको क्या होते हैं ये भाई। कर लिया नोट? चलो भाई सुनो, देखो श्वसन किस स्थान पर होता है बॉडी में, इस आधार पर उसको दो भागों में बताया। मतलब श्वसन की जो क्रिया है वो शरीर में कहाँ होता है, इस आधार पर हमने श्वसन को दो भागों में बांटा। एक तो बांटा कोशिकीय श्वसन, इसका सीधा सा मतलब है कि वह श्वसन जो किसी कोशिका में संपन्न होता है ना। और एक वह श्वसन जो बाहर संपन्न होता है। क्लियर सी बात है। तो इस आधार पर इसके दो भाग किए गए। एक तो है कोशिकीय श्वसन, जिसको हम आंतरिक श्वसन बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया शरीर के अंदर हो रही है। और एक है बाह्य श्वसन, क्योंकि ये शरीर के बाहर हो रही है। तो ध्यान से देखिए, कोशिकीय श्वसन जो हमने रेस्पायरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसको हम ऑथेंटिक बोल रहे थे, वो डेफिनेशन मुख्य रूप से आंतरिक या कोशिकीय श्वसन की ही होती है। ठीक है। कोशिकीय श्वसन का क्या मतलब है कि किसी कोशिका के अंदर यदि श्वसन की घटना हो रही है, सिंपल सी बात है। तो ये कहता है कि इसमें ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है वो कोशिका के अंदर, देखो ऑक्सीकरण का मतलब होता है आप इसकी क्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं। ठीक है। तो ऑक्सीकरण कोशिका के अंदर होता है, तो जिससे CO2 और ऊर्जा बनती है, इसलिए इसे हम कोशिकीय या आंतरिक श्वसन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर श्वसन का एक प्रोडक्ट CO2 बन रहा है, और चूंकि ये प्रक्रिया कोशिका के अंदर हो रही है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? कोशिकीय श्वसन बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा है बाह्य श्वसन, मतलब इसका शरीर के अंदर से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं? डायरेक्ट वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और वायुमंडल में CO2 रिलीज करते हैं। ठीक है। तो इसको हम जनरली भाषा में संवातन
या सांस लेना भी कहते हैं, जिसको ब्रीथिंग बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, सांस लेना। समझ में आ गई मेरी बात? नहीं आई तो ये था श्वसन का प्रकार, वो भी किस आधार पर कि किस भाग में श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, उस आधार पर। ठीक है, यहां तक कंप्लीट कर लिया। चलिए नेक्स्ट आप हेडिंग लगाइए श्वसन अंग। श्वसन अंग, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। श्वसन अंग क्यों है भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक? क्योंकि मैं आपको बता दूं, अब हम इस टॉपिक में ये चीज पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं, उन जंतुओं में कौन कौन से अंग होते हैं जो श्वसन क्रिया में सहायता करते हैं, या उन जीवों के बारे में, उन अंगों के बारे में हम बात करेंगे जो सभी सजीवों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य में श्वसन अंग कौन सा है, या कोई और जो कीट है या जो भी पक्षी हैं उनमें कौन से श्वसन अंग है। मतलब इस प्रकार हमें ये पढ़ के चलना है। ठीक है, तो लिखो आप, विभिन्न प्राणियों में श्वसन अंग विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है शरीर की सामान्य सतह। शरीर की सामान्य सतह, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे प्राणी होंगे जो श्वसन की प्रक्रिया को अपनी शरीर की ऊपर की सतह से करते होंगे। क्लियर है ना? तो लिखो इसमें, कुछ सदस्य जैसे सीलेंट्रेटा, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ आदि श्वसन की प्रक्रिया अपने शरीर की सतह से करते हैं। नोट में लिखना, केंचुआ व मेंढक में भी यह क्रिया होती है। एक बार नोट कर लो, फिर मैं इसको समझाऊंगा, है ना। दूसरा है क्लोम। कुछ आर्थ्रोपोडा, मोलस्का व सभी मछलियों में यह श्वसन अंग होता है। तीसरा है ट्रेकिया, श्वास नली। यह कीटों का
मुख्य श्वसन अंग है, जैसे बिच्छू, मकड़ी, मक्खी, बिच्छू, मकड़ी आदि। यहां तक दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, लास्ट है फेफड़े। चतुष्पादी जंतुओं का यह श्वसन अंग है, जैसे रेप्टिलिया, एवीज व स्तनधारी जंतु। ठीक है, अब आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप इसको नोट कीजिए ढंग से। पहले नोट करो आराम से। आराम से नोट कीजिए ना, फिर इनको डिटेल से हम समझते हैं। बहुत अच्छी तरीके से लिख लेना। कर लिए नोट? ठीक है, देखो समझो। कर लिए ना आराम? चलिए देखिए, बात ये चल रही है श्वसन अंग के बारे में। ठीक है, कि भाई जो प्राणी होते हैं, जितने भी सजीव हैं, अब उनमें एक जैसा श्वसन अंग तो हो नहीं सकता कि सभी प्राणी छोटे से लेकर बड़े तक एक श्वसन अंग से ही श्वसन क्रिया करें। ठीक है, तो कुछ डिफरेंट प्राणियों में कुछ विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, श्वसन अंग होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जब हम बॉटनी वाले चैप्टरों में जंतुओं का वर्गीकरण करेंगे, तो वहां पर हम अपने पूरे जंतुओं के बारे में सीखेंगे, तब वहां पर भी ये वाले शब्द दोबारा मिलेंगे और वहां पर हमें ये क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, तो देखिए, कुछ ऐसे प्राणी जो अपने शरीर की सामान्य सतह से श्वसन क्रिया करते हैं, तो जैसे सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा और प्रोटोजोआ आदि सदस्य। अब ये अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी आप इनको नहीं समझ पाएंगे। आप इतना याद रखो कि ये कुछ सदस्य, ये समूह हैं जिनमें डिफरेंट प्राणी या विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे सजीव और पाए जाते हैं, है ना। तो इनको अभी आप डिटेल में नहीं समझ सकते। इनको जब हम पहले इनका क्लासिफिकेशन करेंगे, तो तब आप इनको क्लियर समझ में आ जाएंगे कि आखिर सिलेंट्रेटा क्या है, पॉरीफेरा क्या है, प्रोटोजोआ क्या है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, है ना, समझ रहे ना। हाँ, जैसे ये वर्ग हैं, जैसे प्रोटोजोआ है तो इसमें हमारा जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये आते हैं ना, बिल्कुल इस प्रकार। तो ये जो सदस्य होते हैं, इनकी जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो अपने पूरे शरीर की सतह से होती है। मतलब इनकी जो पूरी बॉडी होती है ना, वो श्वसन प्रक्रिया कर सकती है। ठीक है, तो इनके श्वसन अंग कौन से हैं? शरीर की सामान्य सतह। क्लियर है? यहां मैंने नोट में एक बात लिखाई है कि केंचुआ और मेंढक जो होता है वो अपनी नम त्वचा के माध्यम से
क्योंकि वो भी एक शरीर की सतह ही है, ऐसे ही मैंने लिखा दिया है। तो नम त्वचा की वजह से केंचुआ और मेंढक भी क्या करते हैं, अपनी श्वसन प्रक्रिया करते हैं। ठीक है। क्लूम, जिनको हम जनरली भाषा में गिल्स या गलफड़े बोल के चलते हैं, आप सभी ने सुना होगा क्लूम। गिल्स, गलफड़े नाम सुना होगा, छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं ना। तो कुछ आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। अब आर्थ्रोपोडा है, उसमें हमारे ये मक्खी मच्छर आते हैं सभी। मोलस्का है, उसमें हमारे आपने सुना होगा क्या बोलते हैं उसको, घोंगा, सीप, मोती वगैरह। घोंगा देखा है? अरे आपने शंख सुना होगा, शंख। कौड़ी, कौड़ी नहीं देखी जो अपने आती हैं, है ना। शंख होता है ना जिसको बजाते हैं, उस शंख, ये क्या है वो शंख? वो शंख जो होता है वो एक कीट का घर है, उसका आवरण है ऊपर के शरीर का। ठीक है, उसके अंदर एक कीट रहता है और उस कीट को हम बोलते हैं घोंगा, शंख के अंदर। ठीक है, तो वो जो प्राणी है वो मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। और कौड़ी आपने सुनी होंगी, जिनको हम सजाने में काम लेते हैं, कंगन वगैरह बांधते हैं, तो उसमें भी मोलस्का संघ का ही जीव रहता है, ये आवरण होते हैं ना। तो और जितनी भी मछली हैं, मोस्टली ये जो क्लोम है वो मछलियों का श्वसन अंग है। किनका है? मछलियों का श्वसन अंग है, आप सभी को पता है। तो आर्थ्रोपोडा सदस्य, कुछ मोलस्का और सभी मछलियों में का जो श्वसन अंग होता है वो कौन होता है? क्लोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है श्वास नली। तो श्वास नली जो मुख्य श्वसन अंग है, आप इतना याद रखो कि कीटों का होता है। किनका होता है? कीटों का। कीटों में मैं जरूर बात कर देता हूं, एक शब्द यहां रह गया जो कि बहुत अच्छा कीट है, कॉकरोच। क्या है? कॉकरोच। टिड्डा, कॉकरोच जो भी हैं ये सभी कीट हैं। अरे कीट आपने सभी ने देखे हैं। तो उन सभी कीटों का जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो हमारी ट्रेकिया या श्वास नली होती है। आप इस शब्द को जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि कीटों का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? वो है श्वास नली। श्वास नली हमारे अंदर भी होती है, लेकिन हमारे ये मुख्य श्वसन अंग में नहीं आती। जो कीट होते हैं ना, इनमें मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? श्वास नली ही है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ट्रेकिया बोला जाता है। नेक्स्ट आता है फेफड़े। अब ये जो फेफड़े जो होते हैं ये उन जंतुओं का मुख्य श्वसन अंग है जिनके 4 हाथ पैर पाए जाते हैं। 4 हाथ पैर, जिनको हम चतुष्पादी बोल के चलते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से? एक तो रेप्टिलिया। रेप्टिलिया एक वर्ग है जंतुओं का जिसमें हमारे रेंगने वाले जीव मुख्य रूप से सांप, छिपकली, मगरमच्छ, घड़ियाल, है ना, नेवला, या आपने देखे होंगे गोहेरा वगैरह, है ना, ये सभी किस में आते हैं? रेप्टिलिया वर्ग में, जो रेंग रेंग। ये सारी चीजें आप समझ जाएंगे, मैं कह रहा हूं ना, आप इनमें एक्सपर्ट हो जाएंगे कि कौन सा जीव किस में आता है और किसकी क्या विशेषता होती है। ये हम स्टार्टिंग के चैप्टरों में पढ़ेंगे ढंग से, है ना। एवीज, एवीज वर्ग में हमारे सभी पक्षी आते हैं। कौन आते हैं? पक्षी। और स्तनधारी, स्तनधारी में हम सभी आते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं ना, वो सभी स्तनधारी हैं। जैसे चूहा, गिलहरी, ये सभी दूध पिलाते हैं ना, तो ये सभी स्तनधारी हैं। चमगादड़ भी स्तनधारी है, चमगादड़ भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो वो सभी स्तनधारी हैं। और एक ब्लू व्हेल जो मछली है वो भी स्तनधारी है। समझ में आ गई बात? हाँ, और हम तो हैं ही। तो ये जो रेप्टिलिया वर्ग में, एवीज वर्ग में और स्तनधारी वर्ग में जितने भी जंतु आते हैं उनका जो मुख्य श्वसन अंग है वो कौन सा है? फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये है भाई विभिन्न प्राणियों में पाए जाने वाले मुख्य श्वसन अंग। ठीक है, तो ये हमने नोट कर लिए, इनकी हमें क्रम से बात करती चलनी है। और बाकी जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टरों को,
तब हम वहाँ और इनके बारे में बात करेंगे कि इसका मुख्य श्वसन अंग है, तो आपको वहाँ भी ये दोबारा से पढ़ने को मिलेगा। क्लियर है ना। चलिए यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपने बारे में, हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो जूलॉजी पढ़ रहे हैं और इसमें अभी जो क्रियाएं चल रही हैं वो मानव की क्रियाएं चल रही हैं, जैविक क्रियाएं। ठीक है भाई। तो अब हेडिंग आप लगाइए, मानव श्वसन तंत्र की संरचना। यहां से अब हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग आप लगाइए, मानव श्वसन तंत्र की संरचना। ठीक है, इसमें लिखो मानव श्वसन तंत्र में दो प्रकार के अंग होते हैं। पहला है सहायक अंग और दूसरा है मौलिक अंग। ठीक है, जो सहायक अंग हैं वो कौन कौन से हैं भैया? सबसे पहला है नासा मार्ग, फिर है ग्रसनी, कंठ और श्वास नली। ठीक है, और ये जो मौलिक अंग हैं, अच्छा श्वास नली के बाद हम आगे और लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो आप श्वसनी, इसको एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। और जो हमारा मौलिक अंग है वो हैं फेफड़े और कूपिका। ठीक है, ये आप इसी प्रकार टेबल बनाकर इसको नोट कीजिए, बिल्कुल इसी प्रकार। आराम से नोट कीजिए ना। बिल्कुल इसी प्रकार आप टेबल बनाना है ना। हाँ, अब ये जो है ना हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है मुख्य रूप से। ठीक है, अब हम अपने पूरे श्वसन के बारे में यहाँ से अध्ययन करते हुए चलेंगे। सभी ने नोट कर लिए बिल्कुल इसी प्रकार, है ना। चलिए अब सुनो ध्यानपूर्वक। देखो, एक तंत्र की तो हम बात करते चल रहे हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट चैप्टर में पाचन तंत्र पढ़ा। तो भाई तंत्र क्या होता है? बहुत सारे अंगों से मिली हुई एक संरचना होती है, तंत्र होती है ना। तो इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे? एक श्वसन तंत्र के बारे में। किसके बारे में? एक श्वसन तंत्र के बारे में। तो एक ऐसा तंत्र जिसमें बहुत सारे अंग मिलकर मानव की श्वसन प्रक्रिया को कंप्लीट कराएं, हम उसे श्वसन तंत्र बोल के चलते हैं, है ना भाई। अब देखो, अब मानव श्वसन तंत्र की पहले तो हम संरचना ही देखेंगे और संरचना को देखने के बाद हम उसकी क्रिया विधि की बात करेंगे कि आखिर ये श्वसन की क्रिया विधि कैसे होती है। दो ही भाग होते हैं ना हमेशा, जैसे हमने वहाँ पर आहार नाल की संरचना देखी और फिर उसकी कार्य की देखी, सेम उसी प्रकार पहले हम यहाँ पर श्वसन तंत्र की संरचना देखेंगे और फिर वहाँ उसकी कार्य की देखेंगे, है ना। तो देखो, श्वसन तंत्र में दो प्रकार के अंग हमने यहाँ डिवाइड किए। एक तो होते हैं सहायक अंग। सहायक अंग का इतना काम होता है कि वो वायु को
मुख्य श्वसन अंग तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब आपको पता है ना, हमारा मुख्य श्वसन अंग तो फेफड़े है ना, तो ये तो है कुछ सहायक अंग, और एक होते हैं हमारे मौलिक या मुख्य अंग जिसको हम बोलते हैं फेफड़े। ठीक है, तो इस प्रकार आप डिवाइडेशन आप कर सकते हैं। तो जो हमारे सहायक अंग हैं वो हमारा नासा या नासा मार्ग, फिर ग्रसनी, फिर कंठ, श्वास नली और श्वसनी। ये जो संरचना है या ये जो अंग हैं वो श्वसन तंत्र के सहायक अंग होते हैं, जो बाहर की वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करते हैं और फेफड़ों से अंदर की वायु को बाहर निकालने का काम करते हैं, है ना। तो ये कैसे अंग हैं? केवल सहायक अंग हैं। कैसे अंग हैं? सहायक अंग। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो यहां तक आपने कर लिया। अब हम आपको बता दें कि आज तो हम इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कल से हम अपने इस चैप्टर की संरचना के बारे में क्रम से अच्छी तरीके से नोट करते हुए पढ़ते चलेंगे और हर चीज को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सहायक अंग और मौलिक अंग में आपको पता चला क्या होते हैं। सहायक अंग वह अंग होते हैं जो वायु को मुख्य अंग तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। अब हम कल से क्रम से डिटेल से इनकी बात करते हुए चलेंगे कि भाई नासा मार्ग क्या है। ग्रसनी तो हम पढ़ ही चुके हैं, इसको हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ग्रसनी बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे हमने पाचन तंत्र में पढ़ी है। कंठ पढ़ना है, श्वास नली देखनी है कैसी होती है, क्या होती है, और श्वसनी क्या होती है। ये सारी चीज हालांकि आप 10th क्लास में इसको छोटे रूप में पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल में इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। तो आज हम केवल इतना ही पढ़ते हैं। आज आपको क्या करना है कि एक तो श्वसन की परिभाषा याद रखना और किन प्राणियों में कौन सा श्वसन अंग होता है, ये सारी चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। तो कल इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि जो कुछ नए बच्चे हैं, क्योंकि रोज बच्चे जुड़ते ही रहते हैं, तो वो भी आप ध्यान दे लेना। यदि कोई जो नया बच्चा है तो आप ध्यान से देखना, अपनी नोटबुक, 2 पेन हमेशा अपने पास रखें जब भी वीडियो देखें। आप कहीं से भी हो, किसी भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। मोस्टली GIS और VDS के बच्चे ज़्यादा ध्यान दें कि अपने नोट्स इसी प्रकार यहीं से तैयार करते हुए चलें। हम आपको बिल्कुल सटीक नोट्स लिखा रहे हैं जिसमें कोई भी चीज़ आपकी छूटी हुई नहीं है, समझ रहे हैं। हम इनको वहाँ वापस रिपीट नहीं कराएंगे, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। आपको यहाँ जो कंटेंट मिल रहा है ना, वो सबसे बेस्ट कंटेंट मिल रहा है और वो भी लगातार मिल रहा है, ठीक है। तो आप ढंग से अपने नोट्स, अपनी नोटबुक बनाते हुए चलें, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो अरे स्कूल खोलेंगे तभी करेंगे, है ना भाई। तो भाई स्कूल यदि लेट खुलते हैं तो हम वहाँ पर नोट्स नए लिखाने के बजाय कुछ और तरीका आपको सोचेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। और भाई यदि हम वहाँ पर लिखाएं भी तो आपको तो बहुत बेनिफिट है, आपके ऑलरेडी नोट्स तैयार हैं, तो आपको रिवाइज करने का मौका मिलेगा, आपको याद करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो अभी आप, जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी अपनी मेहनत किया करो, है ना। और मैंने आपको बता दिया है कि 11th क्लास 12th क्लास से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतनी नॉलेज 11th क्लास में है ना, आपको 12th क्लास में कोई भी नॉलेज नहीं मिलेगी, मैं आपसे कह रहा हूँ भाई। अब हम ऐसे तो नहीं आपसे कोई झूठ बोल रहे हो, है ना, आपको बहका रहे हो भाई, ये एक कटु सत्यता है। आप कहीं भी पूछना, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और हर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 11th क्लास होती है उसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप नेट चलाना जानते हैं, है ना, आप कोई भी एग्जाम खोलना, जैसे चाहे नीट एग्जाम खोलो या कोई भी खोलो, है ना, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप उसमें देखो कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, तो आपकी 11th क्लास से ही क्वेश्चन मिलेगा। आज आप चाहे ट्राई करके देखना, ठीक है। आपको
जो क्वेश्चन मिले आप चैप्टरों को देखना, उन्हीं चैप्टरों से आपको क्वेश्चन मिलते हो जाएंगे जो आपकी 11वीं क्लास में एनसीईआरटी में, ठीक है। और बुक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, कौन सी बुक आपको लेनी है ना, साइंस पब्लिकेशंस लेनी है, ठीक है। और इसी प्रकार आराम से पढ़ते चलो, ठीक है भाई, ओके।